तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री का सब्जेक्टिव देखने वाले हैं 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 मुख्य विशेषता लिखिए। मतलब इसका जो 2 मुख्य विशेषता क्या है, तो यह एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता है, ठीक है। और यहाँ पक्की ईंटों का मकान, नालियाँ और जल निकासी का बेहतरीन व्यवस्था है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि वेद क्या है, ठीक है। इससे पूछा जा रहा है कि वेद क्या है। तो वेद प्राचीन भारत के पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, जिनमें ज्ञान, पूजा विधि, मंत्र और जीवन के नियम को लिखे हैं, उसी को हम लोग वेद कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि महाजनपद से क्या तात्पर्य है। मतलब महाजनपद से आप क्या समझते हैं। तो महाजनपद का अर्थ होता है कि महाजनपद प्राचीन भारत के बड़े बड़े राज थे। जो महाजनपद थे वो प्राचीन भारत के बहुत बड़ा बड़ा राज था, ठीक है। जैसे कि मगध हो गया, कौशल, अवंतिका आदि, ये सब क्या था, तो ये सब महाजनपद था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। जो गौतम बुद्ध है उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था और अभी वर्तमान में कहाँ है, तो नेपाल में है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, ठीक है। अब हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक की धाम की 3 मुख्य विशेषता बताइए, ठीक। जो अशोक के धाम है उसकी 3 मुख्यता क्या क्या थे, ठीक, विशेषताएं। तो लोगों के बीच अहिंसा, दया और प्रेम को फैलाना। वो क्या करते थे कि लोगों के बीच अहिंसा को दूर करने के लिए कहते थे और दया और प्रेम फैलाने का प्रयास करते थे, ठीक है। और सभी धर्मों का सम्मान करते थे, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म को वो सम्मान करते थे, ठीक है। जनता के लिए कल्याण के लिए वो अस्पताल अस्पताल, कुएं, सड़कें बनवाया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 3 मार्क्स में कि मौर्य प्रशासन की 3 विशेषता लिखे। मौर्य में तो राजा सर्वोच्च शासक था। प्रशासन को अलग अलग विभागों में बांटा गया था। जो प्रशासन है उसको अलग अलग विभागों में बांटा गया था, ठीक है। और जासूसी व्यवस्था बहुत मजबूत थी। मौर्य प्रशासन की 3 विशेषता यही है, ठीक है, विशेषताएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के 3 कारण लिखे। मुगल जो साम्राज्य पतन हुआ वो किसके किसके कारण था। तो इसका एक कारण था औरंगजेब की कठोर नीतियाँ। जो औरंगजेब थे उसकी कठोर नीतियाँ, वो बहुत कठोर नीतियाँ बनाते थे, ठीक है। और कमजोर उत्तराधिकारी थे, ठीक है। और मराठों, सिखों, राजपूतों का विरोध बढ़ाना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार की विशेषता बताई थी, ठीक है। देखो जो वहाँ के लोग थे व्यापार कहाँ कहाँ से करते। तो देखिए मेसोपोटामिया से समुद्र व्यापार होता था। मतलब मेसोपोटामिया में समुद्री व्यापार होता था। मतलब समुद्र में से ही ज़्यादातर सामान ले गया जाता था, ठीक है, व्यापार करने के लिए। और वहाँ पर सोना, तांबा, मोती, मनके व्यापार के मुख्य वस्तुएं थे, ठीक है। और वजन की माप की समान प्रणाली थी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं और अच्छा डिटेल्स में समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आप लोगों को मेरा सिर्फ बताना ये नहीं है, आप लोगों को समझाना और आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाना ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की मुख्य विशेषता को समझाइए, ठीक है। अब इसके नगर के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता संसार के सबसे उन्नत नगर सभ्यता में से एक थी, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। नगरीय योजना, ठीक है, शहरों का निर्माण ग्रिड ग्रिड सिस्टम पर हुआ था, ठीक है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। अब पक्की ईंटों के मकान थे। वहाँ पर जो पक्की ईंटों का मकान था, सभी घर ईंटों के बने थे और 2 मंजिले वाले भी होते थे। जल निकास प्रणाली थे, सबसे उन्नत ड्रेनेज सिस्टम था। हर घर के नाले मुख्य नाली से जुड़ी थी। अनाज भंडार, बड़े बड़ी ग्रेनरी थे जहां अनाज सुरक्षित रखा जाता था। 5 नंबर में सार्वजनिक भवन, जहां पर स्नानागार था, किलेबंदी, कार्यशालाएँ शहर उन्नत बनाती थी।
यह सब दर्शाता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन बहुत ही व्यवस्थित और आधुनिक था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के प्रमुख चरणों को समझाइए। ठीक है, इसको हम लोग को समझाना है कि कैसे समझाइए। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले नाम किसका आया है, तो मॉडरेट चरण का आया है। ठीक है, तो मॉडरेट चरण को 1885 से 1905 तक चला। ठीक है, इसमें दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ने संवैधानिक सुधारों की मांग की। ठीक है, ये दोनों ने। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो आप लोग कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ। उग्रवादी चरण, जो उग्रवादी जो चरण था वो 1905 से 1919 तक चला, जिसमें से जो थे वो विपिन पाल थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे। ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। इसने कौन सा आंदोलन चलाया, तो स्वदेशी आंदोलन चलाया। ठीक है, अब हम लोग गांधी युग देखते हैं कि 1919 से 1942 में उसने देखो असहयोग आंदोलन चलाया, नमक सत्याग्रह चलाया और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ठीक है, अब हम लोग अंतिम चरण देखते हैं कि अंतिम चरण में 1942 से 1947 जिसमें क्रिप्स मिशन हुआ, कैबिनेट मिशन योजना हुआ और आज़ादी का मार्ग साफ हुआ। ठीक है, अब हम लोग 3 देखते हैं कि 3 में किस प्रकार का क्वेश्चन है कि गांधी जी के सत्याग्रह के मुख्य सिद्धांत बताए। गांधी जी ने सत्याग्रह जो दिया था उसके जो मुख्य सिद्धांत क्या क्या है, तो उसका पहला सिद्धांत है अहिंसा, कि किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करना चाहिए। ठीक है, अब सत्य का आधार पर संघर्ष करना चाहिए। कभी भी किसी भी सत्य का बात होगा तो वहाँ पर आप लोगों को संघर्ष करना चाहिए। असहयोग, अन्याय के लिए अन्याय करने वाले सरकार का सहयोग ना करें। जितना भी अन्याय करेगा, कोई भी सरकार है चाहे जो हो, जो भी अन्याय करेगा तो उसका कभी ज़िंदगी में आप लोग सहयोग नहीं करिएगा। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। स्वराज, देश की आज़ादी और स्वशासन। ठीक है, और समानता। समानता का अर्थ है कि सभी धर्मों और जातियों को समान मानना चाहिए। ठीक है, किसी भी धर्म को हम लोगों को ऊंचा और नीचा नहीं देखना चाहिए, सभी को समान रूप में देखा जा सकना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर और 10 नंबर तक आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मैं आप लोगों को वीडियो बना पाऊंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।